Let's get started with long distance transport of water. So, at some earlier stage, you might have carried out an experiment where you place a twig bearing white flower in कलर्ड वाटर. तो हमने अर्लियर स्टेजेस में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें हमने क्या किया, एक वाइट फ्लावर को हमने कलर्ड पानी में रखा. तो जो वो है, जो वाइट पिस्टल्स हैं, पेटल्स हैं उसके, वो क्या करते हैं, वो कलर चेंज कर देते हैं. सो on examination, the cut end of the twig after a few hours, you have noted the region through which the colored water moved. तो हम ये देख सकते हैं कि किस रीज़न से, किस जगह से जो कलर्ड वाटर है उसने मूव किया है. So that experiment very easily demonstrate that the path of water movement is through the vascular bundles. तो हमें इसमें से ये, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमें इजीली ये चीज़ पता चल जाती है कि जो पाथ है वाटर का वेस्कुलर बंडल में, वो मतलब वो स्पेसिफिकली हमको जो जाइलम होता है वो पता चल जाता है. नाउ वी हैव टू गो थ्रू एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस एज अप अ प्लांट. तो अब हमें क्या करना है, हमें अब ये समझना है और ये पढ़ना है जो मैकेनिज्म होता है कि किस तरीके से जो वाटर है वो अपना मूवमेंट करता है उसमें. सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन प्लांट कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन अलोन. तो जो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है पानी का, ये अकेला प्लांट नहीं कर सकता. प्लांट को किसी मतलब कुछ हेल्प चाहिए होती है इसमें. तो इसमें क्योंकि डिफ्यूजन एक बहुत स्लो प्रोसेस है और इतनी शॉर्ट और ये शॉर्ट डिस्टेंस के मॉलिक्यूल्स के लिए है. जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल है, मतलब एक टिपिकल प्लांट सेल के अप्रॉक्स वो कितने हैं, 2.5 सेकेंड में मूव कर रहा है. तो एट दिस रेट व्हाट वुड यू कैलकुलेट, हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर टू ट्रैवल 1 मीटर विद इन अ प्लांट. तो अब ये तो बहुत स्लो, एक डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लोली होती है. तो अब हमें क्या करना है, हमें हमें कम टाइम पे पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट कराना है. तो हम कैसे करेंगे. सो इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, अब वो ऑर्गेनिज्म की लार्ज हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी हैं, ऑफन सब्सटेंस हैव टू बी मूव टू अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो अब सब्सटेंस को क्या कराना है, लॉन्ग डिस्टेंस में मूव कराना है. समटाइम्स द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज आर टू फार फ्रॉम ईच अदर. तो अब कुछ जो प्रोडक्शन की साइट्स होती हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन की साइट कुछ और है सपोज दैट, और उसको स्टोर करने की साइट कुछ और है. तो अब ये जो डिफ्यूजन है और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दीज आर नॉट सफिशिएंट. तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इतने लंबे इतना लंबा ट्रांसपोर्ट कराना है, ठीक है. सो स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकम नेसेसरी सो एज टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस. तो अब हमें एक दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस का हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है जिसमें जो सब्सटेंस हैं हम उनको मूव करा सकें लॉन्ग डिस्टेंस में और फास्टर रेट में. सो वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड जनरली मूव बाय मास और बल्क फ्लो सिस्टम. तो अब एक बल्क फ्लो सिस्टम है और मास फ्लो सिस्टम है. इसमें क्या है, हम वाटर और मिनरल्स इन दोनों को क्या करा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं. सो मास फ्लो इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क और मासेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो अब ये जो मास फ्लो है, मास फ्लो में क्या होता है, जो एक सब्सटेंस है वो बल्क में हम उसको मूव कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में. जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी बदौलत ये जो है, ये मास फ्लो हो जाता है, ठीक है. It is characteristic of mass flow that substance, whether in solution or in suspension, are swept along at the same place as in the flowing river. तो अब इसमें होता क्या है, मास फ्लो वाली में होता ये है कि जो सॉल्यूशन है और सस्पेंशन है वो एक जगह से दूसरी जगह में बिल्कुल एक फ्लो की तरीके से क्या होता है, बह जाता है. सो इट इज़ अनलाइक डिफ्यूजन वेदर डिफरेंट सब्सटेंस मूव्ड इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट.
तो ये डिफ्यूज़न जैसा सिस्टम नहीं होता है कि जहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगी वहीं पे हाई कंसंट्रेशन से जाएगा। इसमें क्या है, अगर कहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा भी है तो भी वो फ्लो करके उधर पहुँच जाएगा। सो बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडिएंट और अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडिएंट। तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडिएंट होता है गार्डन हॉर्स में, और नेगेटिव होता है हमारा सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ। तो जैसे हम स्ट्रॉ से पानी को ऊपर को क्या करते हैं, सक करते हैं, तो वो एक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जाम्पल है। और पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक का एग्जाम्पल क्या है, गार्डन हॉर्स। सो देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़, इसी में आगे है कि द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो अब ये जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ में सब्सटेंस का बल्क मूवमेंट क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। डू यू रिमेंबर स्टडिंग क्रॉस सेक्शंस ऑफ रूट स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड स्टडिंग द वेस्कुलर सिस्टम? तो ये अब तुम्हें याद है या नहीं है, कितना याद है देखो। तो हायर प्लांट्स में क्या होता है कि जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, वो डिफरेंशिएटेड है प्रॉपर्ली। जो जाइलम है वो किसके ट्रांसलोकेशन के लिए मेनली काम करता है, वाटर के, मिनरल सॉल्ट्स के, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के या हॉर्मोन्स के। रूट से जो उसके एरियल पार्ट्स जैसे लीव्स है, स्टेम्स है, वहाँ ले जाने का ये काम करता है। और जो फ्लोएम है वो ट्रांसलोकेट करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को लीव्स से अदर पार्ट्स की तरफ। तो ये काम होता है फ्लोएम का और जाइलम का, वाटर और उसका ट्रांसपोर्टेशन। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। तो अब प्लांट्स जो हैं वो पानी को कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो यू नो दैट रूट्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर थ्रू दैट गोज इनटू प्लांट्स। तो जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं बहुत सारा पानी, जो कि जो प्लांट में मतलब जो प्लांट क्या करता है, मतलब प्लांट को जो चाहिए होता है वो मोस्टली पानी रूट्स ही एब्जॉर्ब करती हैं। सो ऑब्वियसली दैट इज़ वाई वी अप्लाई वाटर टू द सॉइल एंड नॉट टू द लीव्स। तो यही एक रीज़न है कि हम जब पानी देते हैं पौधे को तो हम उसकी रूट्स में डालते हैं, हम उसकी लीव्स में नहीं डालते। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज मोर स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स दैट आर प्रेजेंट इन मिलियंस। तो ये जो रूट हेयर्स हैं इनका फंक्शन होता है कि ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, ठीक है। सो ये मिलियंस की क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जो रूट टिप्स होती हैं रूट्स की वहाँ पे। सो रूट हेयर आर थिन वॉल्ड सिलेंडर एक्सटेंशंस ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स। तो जो रूट हेयर्स होते हैं वो बहुत थिन सिलेंडर एक्सटेंशन होते हैं एपिडर्मल सेल के, और ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं जो सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्प्शन का, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। सो वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड अलोंग विथ मिनरल सॉल्यूट्स। तो जो पानी होता है, पानी मिनरल सॉल्यूट्स के साथ क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट हेयर्स के थ्रू, प्योरली बाय डिफ्यूजन। और ये जो वाटर का एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ये प्योरली डिफ्यूजन बेसिस पे होता है। वंस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स इट कैन मूव डीपर इनटू रूट लेयर्स बाय टू डिस्टिंक्ट पाथवे। तो अब ये जो वाटर हमने मतलब जो वाटर रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है वो वाटर जो है वो रूट लेयर में मतलब दो तरीके से जा सकता है। एक तो हो गया एपोप्लास्ट पाथवे और दूसरा हो गया सिम्प्लास्ट पाथवे। पहला एपोप्लास्ट में क्या होता है, एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल दैट इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्लांट। तो एपोप्लास्ट एक इस इधर हमको दिया हुआ है, एपोप्लास्ट ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है डार्कर वाला, दिस इज एपोप्लास्ट। तो ये क्या प्रेजेंट है, ये कंटिन्यूसली जो प्लांट है उसके मतलब कंटिन्यूसली प्लांट के थ्रू आउट प्रेजेंट है, एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं इस यहाँ पर छोड़कर बाकी हर जगह पे एपोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जो एपोप्लास्ट मूवमेंट होता है पानी का वो एक्सक्लूसिवली इंट्रासेल्यूलर होता है, इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस पे प्रेजेंट है। इंट्रासेल्यूलर यानी कि दो सेल्स, देखो दो सेल्स में ऐसे करके मूव कर रहा है तो ये इंट्रासेल्यूलर स्पेस हो गया, सॉरी इंटरसेल्यूलर स्पेस हो गया, यानी कि दो सेल्स के बीच में। और इंट्रा मतलब क्या होता है, जैसे एक ही सेल के अंदर अंदर है। तो अब ये मूवमेंट एपोप्लास्ट में क्या है, ये किसी भी मतलब ये लेयर्स को मतलब सेल वॉल को क्रॉस नहीं करता है बेसिकली, सेल मेम्ब्रेन को
क्रॉस नहीं करता है। तो ये जो मूवमेंट होता है ये ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट होता है। देन वी हैव द नेक्स्ट इज द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो। तो अभी जो एपोप्लास्ट होता है ये किसी भी तरीके का बैरियर प्रोवाइड नहीं करता है। एपोप्लास्ट क्या है? ये है एपोप्लास्ट, जो ये बाहर से इस तरीके से हो रहा है। ये एपोप्लास्ट किसी भी तरीके का बैरियर जो है वो नहीं मतलब बैरियर नहीं लगाता पानी के मूवमेंट के लिए या मास फ्लो के लिए। सो एज वाटर इवेपोरेट्स इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसेस और द एटमॉस्फेयर, टेंशन डेवलप्स इन द कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट, हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर अकर ड्यू टू एडहेसिव एंड कोहेसिव वाटर। तो एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है पानी की अपने साथ एक दूसरे के साथ जुड़ के रखने की। वो प्रोसेस जो होती है ये एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसके चलते अगर क्या हुआ, जैसे यहाँ से वाटर इवेपोरेट होकर बाहर चला गया, तो ये क्या है, ये चेन जो है वाटर की वो हमेशा मेंटेन रहेगी और पानी क्या है एब्सॉर्ब होते रहेगा। अब देन वी हैव द नेक्स्ट पाथवे विच इज़ सिम्प्लास्टिक। अब सिम्प्लास्टिक सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड दैट एक्सटेंड थ्रू आउट प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये जो स्पेसेस प्रेजेंट है ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। तो ये सिम्प्लास्ट जो है वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट जो है वही मतलब प्रोटोप्लास्ट से ही मूवमेंट करने लग जा रहे हैं ये। देन वी हैव ड्यूरिंग सिम्प्लास्ट मूवमेंट द वाटर ट्रैवल थ्रू द सेल्स। तो ये जो सिम्प्लास्ट होते हैं, सिम्प्लास्ट के प्रोसेस में जो सेल्स हैं उनके थ्रू पानी जो है वो मूव कर रहा है। तो जो उनका साइटोप्लाज्म है, जो उनका इंट्रासेल्युलर मूवमेंट है वो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू हो रहा है। सो वाटर हैज़ टू एंटर द सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो जो वाटर है उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करना है, मूव करना होता है। हेंस द मूवमेंट इज़ रिलेटिवली स्लोअर। तो ये मूवमेंट पानी का क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है। सो मूवमेंट इज़ अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला सीन लगता है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म का खुद की जो साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है, जैसे इस तरीके से ये साइटोप्लाज्मिक सेल में प्रेजेंट है तो उसकी खुद की भी एक स्ट्रीमिंग का ऐसा करके पैटर्न होता है। सो यू हैव ऑब्जर्व्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन सेल्स ऑफ हाइड्रीला लीफ। तो जो हाइड्रीला लीफ होती है उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्ट्रीमिंग इज ईजिली विजिबल। अभी जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये स्ट्रीमिंग के टाइम पे बहुत क्लियरली विजिबल होता है हमें। सो मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट occurs via apoplast since the cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to water movement। तो जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होती हैं उसमें क्या मतलब मोस्टली जो वाटर फ्लो होता है वो रूट्स में होता है और एपोप्लास्ट के थ्रू। एपोप्लास्ट मतलब कि ये वाला जो ये बाहर से हो रहा है पेरीफेरी वाला वो एपोप्लास्ट है। तो इसमें क्या होता है, वाटर को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिलता, मतलब वाटर के मूवमेंट को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। हाउएवर द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स द एंडोडर्मिस। लेकिन जो इसकी इनर बाउंड्री होती है कॉर्टेक्स की वो एंडोडर्मिस की होती है। इज़ इम्परवियस टू वाटर बिकॉज ऑफ अ बैंड मतलब सबराइज्ड मैट्रिक्स कॉल्ड अ कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो अब इसमें क्या होता है, एक बैंड प्रेजेंट होता है सुबराइज्ड मैट्रिक्स में जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल आर अनेबल टू पेनिट्रेट द लेयर। तो अब इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर उस लेयर के पेनिट्रेट नहीं कर पाते। सो दे आर डायरेक्टली टू वॉल रीजन दैट आर नॉन सुपराइज्ड। तो सुबर ये एक सब्सटेंस है जो उसमें एक्यूमुलेट होकर उसको क्या कर रहा है, उसको मतलब उसको हार्ड बना रहा है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन्स द वाटर देन मूव्स थ्रू द सिम्प्लास्ट अगेन क्रॉस अ मेम्ब्रेन टू रीच अ सेल टू द जाइलम। तो अब यहाँ पे जब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई तो उसके बाद यहाँ से पानी मूव नहीं कर पाता। तो पानी क्या है
अगर ये हम क्लियरली डायग्राम देखें तो हमें यहाँ पे शोन भी है कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई, जैसे यहाँ पे ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये आ गई, तो अब वाटर ने एपोप्लास्ट का मार्ग छोड़ के ये क्या है सिम्प्लास्ट में आ गया है और फिर सिम्प्लास्ट से मोशन करते हुए आगे किसमें जा रहा है, जाइलम में जा रहा है. So we have this that the movement of water through the root layer is ultimately symplastic in endodermis. तो ये जो movement होता है जो मतलब movement है जो basically जो layers में हो रहा है root की, वो at the end of the day वो क्या है symplastic हो रहा है. Then this is the only way water and other solutes can enter the vascular सिलेंडर. तो यही एक तरीका होता है जिससे वाटर और जो अदर सोल्यूट्स हैं वो क्या है सिलेंडर के अंदर आ रहे हैं. Once inside the xylem, water is again free to move between cells as well as through them. तो एक बार जो वाटर है वो जाइलम मतलब जो जाइलम है वाटर वहाँ पे आ गया तो फिर उसके बाद वाटर फ्री होता है वो जहाँ मतलब सेल्स के बीच में मोशन करने के लिए. सो इन यंग रूट्स वाटर एंटर डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स. तो जब रूट यंग है तो यंग रूट में क्या होता है डायरेक्टली इंटर करके वो जाइलम वेसल्स में पहुँच जाता है या ट्रैकेट्स में पहुँच जाता है. सो दीज आर नॉन लिविंग कंडक्ट्स एंड सो are parts of apoplast. The pathway of water and mineral ion into the root vascular system is summarized in 11.7. तो अब हमारे पास ये है ये सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या है, ये सिम्प्लास्टिक पाथवे यूज़ कर रहा है और ये क्या है सेल के बीच बीच में से जा रहा है अंदर, और ये एपोप्लास्टिक पाथवे यूज़ कर रहा है और पेरी पेरी से मूव करके जा रहा है. तो ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है. ये हमारे पास कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गया. देन वी हैव पेरीफेरी एंड देन वी हैव फ्लोएम. तो जाइलम इस तरीके से प्रेजेंट है ये, तो यहाँ तक इस तरीके से पहुँच रहा है पानी. देन वी हैव सम प्लांट्स हैव एडिशनल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद देम दैट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्प्शन. तो प्लांट्स के पास क्या होते हैं कुछ ऐसे एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं एसोसिएटेड उसके साथ जो उसको वाटर का और मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन कराने में हेल्प करते हैं. तो इसमें एक एग्जांपल दिया है, अ माइकोराइजा इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विद अ रूट सिस्टम. तो माइकोराइजा में क्या होता है कि एक एसोसिएशन है, ये फंगल एसोसिएशन है जिसमें रूट में क्या है फंगस के साथ एसोसिएशन है. तो जो फंगल फिलामेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक नेटवर्क बना देते हैं उस यंग रूट के आसपास और उस रूट के अंदर भी क्या कर जाते हैं, ये पेनिट्रेट कर जाते हैं. तो इससे क्या होता है जो हाइफा होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज मतलब सरफेस प्रोवाइड करता है मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए और वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए. और जो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में होता है. ठीक है, मतलब कि एक रूट जितना नहीं कर पाती उससे ज़्यादा ये एसोसिएशन उसको करके दे देती है. और फंगस जो होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, वो मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करती है रूट्स को, और इसके बदले में जो रूट्स होती हैं वो उसको शुगर और जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं. और इसका एग्जाम्पल है पाइनस का पेड़. तो ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन है जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं. जो पाइनस होता है वो खुद से क्या करता है, मतलब खुद कैन नॉट जर्नेट, खुद से वो जर्मिनेट नहीं हो पाता. तो उसको ये एसोसिएशन इस्टेब्लिश करनी पड़ती है. बिना इस एसोसिएशन के इस्टेब्लिश किए हुए वो क्या है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिंदा भी नहीं रह पाएगा. देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट. तो हमारे पास वाटर मूवमेंट किस किस तरीके से होता है, तो पहला तो हमारा रूट प्रेशर है. देन वी हैव सेकंड विच इज़ ट्रांसक्रिप्शनल पुल. तो दो हमें यहाँ पे टॉपिक्स सब टॉपिक्स इसमें डिस्कस करने हैं. Get started with this. Then we look at how plant absorb water from soil. तो हमने इस चीज़ में देख लिया कि जो प्लांट था एब्जॉर्प्शन जो हो रहा था, मतलब हम सॉइल से कैसे प्लांट मतलब जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से कैसे एब्जॉर्ब करते हैं. मूव इट इनटू द वेस्कुलर टिश्यूज़, और उसको वेस्कुलर टिश्यूज़ में फिर क्या करना है, मूव कराना है. सो वी नाउ हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. पर तो हमें अभी ये देखना है कि ये जो वाटर है ये जो वेरियस पार्ट्स हैं प्लांट के उनमें कैसे किस तरीके से क्या है ट्रांसपोर्ट होता है. सो इट इज़ द वाटर मूवमेंट
एक्टिव और इट इज़ स्टिल पैसिव। तो अब जो वाटर का मूवमेंट है ये एक्टिव है या पैसिव है। सिंस द वाटर हैज़ टू बी मूव्ड अप टू अ स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटी व्हाट प्रोवाइडेड द एनर्जी फॉर दिस। तो अब वाटर को हमें क्या करना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कराना है। तो उसको किस तरीके की जो एनर्जी है वो हम प्रोवाइड, मतलब वो किस तरीके की एनर्जी चाहिए होगी, या हम किस तरीके की एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। So, the very first topic which we have is root pressure. As various ions from soil are actively transported into vascular tissues. तो बहुत सारे जो मतलब जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्कुलर जो टिश्यूज़ होती हैं रूट्स की, उसमें क्या करते हैं, आयंस को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। वाटर फॉलोज, तो क्या होता है, इसी के चलते वाटर जो होता है, वाटर उसको फॉलो करता है क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होती है। प्रेशर इंक्रीज होता है जाइलम के अंदर, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रेशर जो है वो जिसको हम रूट प्रेशर कहते हैं, एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल हाइट्स इन द स्टैम्प। तो अब ये क्या है, ये वाटर को कुछ हाइट तक क्या करता है, पुश कर देता है। हाउ कैन वी सी दैट रूट प्रेशर एग्जिट्स। तो अब हम किस तरीके से ये चीज़ देख सकते हैं कि जो रूट प्रेशर है वो मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है। चूज अ स्मॉल सॉफ्ट स्टैम्प्ड प्लांट एंड ऑन अ डे व्हेन देयर इज अ plenty of atmospheric moisture, cut the stem horizontally near the base with a sharp blade। तो हमें क्या करना है, हमें एक सॉफ्ट स्टेम जो है उसको, स्टैम्प्ड जो प्लांट है उसको चूज़ करना है, और हमें क्या करना है, जब अच्छा खासा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो हमको उसके बेस को कट करना है एक शार्प ब्लेड से। तो जब हम मतलब सुबह सुबह करना है ये काम, सो यू विल सी सम ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऊज आउट ऑफ द कट स्टैम्प। तो वो जो स्टैम्प हमने काटी है शार्प ब्लेड से, उसमें से क्या हो रहा होगा, कुछ सोल्यूशन जो है वो ऊज आउट होगा, यानी कि निकलेगा ड्रॉप्स के फॉर्म में। दिस कम्स आउट ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर। तो ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से जनरेट होती है। इफ़ यू फिक्स अ रबर ट्यूब टू कट स्टैम्प एज अ स्लीव, यू कैन एक्चुअली कलेक्ट एंड मेजर द रेट ऑफ एक्सुडेशन। तो हमें क्या करना है, हमें जो रबर ट्यूब है उसको उस कट स्टैम्प पे लगाना है। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि, और वो जो सोल्यूशन निकल रहा है हमें उसे कलेक्ट करना है, और फिर जब हम उसको मेज़र करते हैं तो ये जो होता है, ये किस मतलब ये जो चीज़ जो निकल के आती है ये डिटरमाइन करती है जो एक्सट्रूडेट्स होती है उसमें क्या क्या कंपोजिशंस होती हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ रूट प्रेशर इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। तो ये जो हमें ये जो रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर का इफ़ेक्ट हमें सुबह और रात के टाइम पे हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे क्योंकि इवेपोरेशन बहुत कम होता है इसीलिए, एंड एक्सेस वाटर कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अराउंड स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन्स। और ये जो स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं उसके आसपास क्या है, बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है। तो जो ये ग्रास ब्लेड्स होती हैं, जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, मतलब जो हर्बेशियस पार्ट्स लीव के होते हैं, तो जैसे दूब वगैरह होती है उसमें क्या है, ऊपर ठंडियों के टाइम पे क्या है, ड्रॉप्स जमा होती हैं। तो वो क्या होती है, वो कुछ नहीं होता, वो घटेशन होता है। घटेशन क्या होता है, पानी का लॉस होना इस फेज़ में, इसको हम घटेशन कहते हैं। सो रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड अ मॉडेस्ट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। सो रूट प्रेशर बेसिकली है क्या, हम इसको मतलब मॉडेस्ट पुल कह सकते हैं जो ओवरऑल जो प्रोसेस है वाटर ट्रांसपोर्टेशन की उसमें। दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट अप टॉल ट्रीज। तो ये कोई भी मेजर रोल प्ले नहीं करते हैं पानी के मूवमेंट में, एक लंबे लंबे पेड़ों में पहुँचाने का। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर में बी री एस्टेब्लिश द कंटिन्यूस चेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द जाइलम। तो अब ये जो रूट प्रेशर है ये ग्रेटेस्ट मतलब ये हमको स्टैब्लिश क्या करके देता है, जो चेन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की जाइलम में, वो क्या है, वो टूट जाती है। मतलब कई बार वो क्या है, वो टूट जाती है एनॉनिमसली। तो ये जो रूट प्रेशर होता है ये उसको क्या करके रखता है, क्रिएट करके रखता है, ठीक है, उस ताकि वो जो ट्रांसपिरेशन पुल है, उस चेन है, वो टूटे ना। तो रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो रूट प्रेशर है ये मेजॉरिटी वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। मोस्ट प्लांट मीट देयर नीड बाय ट्रांसपिरेशनल पुल।
तो हमें रूट प्रेशर एक कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ भाई, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो जो पहुंच रहा है प्लांट के कुछ हाइट तक, वो रूट प्रेशर की वजह से पहुंच रहा है। लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रांसपिरेशन पुल से ही सेटिस्फाई होती है। So now let's get started with this. Despite the absence of heart or a circular system in plant, the upward flow of water through xylem in plant can achieve fairly high. तो अब क्या है, जो प्लांट है, प्लांट के पास किसी भी तरीके का हार्ट नहीं प्रेजेंट है। जैसे ह्यूमन हार्ट होता है वैसे प्लांट्स के पास तो ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम। और उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हमें क्या कराना होता है, बहुत ऊपर तक जो है, ऊपर हाइट तक पानी पहुंचाना होता है। और ये जो रेट्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जैसे कि 15 मीटर पर आवर तक वो जो है वो प्लांट की हाइट तक वो पानी पहुंच रहा है। सो हाउ इज़ दिस मूवमेंट अकम्प्लिश्ड? तो ये जो मूवमेंट है किस तरीके से हम अकम्प्लिश कराते हैं? सो अ लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन इज़ वेदर वाटर इज़ पुश्ड और पुल्ड। तो पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि पानी पुश होता है या पानी पुल होता है। ठीक है, सो मोस्ट रिसर्चर्स अग्री दैट वाटर इज़ मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट। तो अब बहुत सारे, ये ना एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक है टिल डेट, हमें एग्जैक्ट कस पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स ये चीज़ मानते हैं कि बेसिकली जो हो रहा है वाटर का मूवमेंट वो पुल की वजह से हो रहा है, कि जो पुल कर रहा है जो प्लांट, उस वजह से हो रहा है। एंड दैट द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। और ये जो इसका ड्राइविंग फोर्स है वो यही है कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है लीव्स के थ्रू, उस वजह से जो है ये पुल हो रहा है। सो दिस इज रिफर टू एज द कोहेसिव टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर। तो इसका नाम यही है, कोहेसिव टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, जिसमें क्या हो रहा है, प्लांट जो है वो एक मतलब कोहेसिव फोर्स की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अटैच होके पुल हो रहे हैं। बट वॉट जनरेट्स दिस ट्रांसपिरेशन पुल? अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्या चीज़ है जो ये ट्रांसपिरेशन पुल जो है ये जनरेट हो रहा है। सो वाटर इज ट्रांजिएंट इन प्लांट्स। तो वाटर क्या है, ट्रांजिएंट होता है प्लांट्स में। लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो 1% से भी कम जो पानी है वो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं या अपनी प्लांट ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। तो मैक्सिमम पानी क्या है, स्टोमेटा, जो लीव्स की स्टोमेटा होती है उनसे लॉस हो जाता है, और ये जो वाटर लॉस होता है इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सो यू विल स्टडी ट्रांसपिरेशन इन अर्ली क्लासेस बाय enclosing a healthy plant in polythene bag and observing the droplets of water from inside the bag. अब ये जो ट्रांसपिरेशन है ये हमने पढ़ा, हम अर्ली क्लासेस में अगर पढ़ेंगे तो हम क्या कर देखेंगे कि एक हेल्दी जो प्लांट है उसमें हमने पॉलीथीन बैग डाल दिया, और हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या है, जो ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं इनसाइड उस बैग के अंदर, वो हमें दिखेंगी। सो यू कुड ऑल्सो स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम अ लीफ यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विच टर्न्स कलर ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर। तो अब ये जो पानी का लॉस है ये हम एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को क्या है यूज़ करके भी हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो कलर है ये मतलब जैसे जैसे पानी एब्जॉर्ब होता है वो जो कलर होता है उसका वो चेंज होते रहता है, तो हम उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। Fourth point which we have is transpiration. So transpiration is the evaporative loss of water by plants. तो अब जो plants होते हैं, plants क्या है, उनमें evaporation हो रहा है, तो evaporation से क्या है, पानी loss हो रहा है, तो ये basically transpiration है. It occurs mainly through stomata. तो ट्रांसपिरेशन बेसिकली स्टोमेटा से होता है। बिसाइड्स द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन ट्रांसपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ ऑल्सो अकर थ्रू दीज स्टोमेटा। तो अब पानी का जो लॉस है वो वाटर वेपर की फॉर्म में हो रहा है, और वहीं से क्या है, एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक लीव में। तो ये सब काम भी स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा है। सो नॉर्मली स्टोमेटा आर ओपन इन द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। तो होता क्या है कि जो स्टोमेटा है वो डे के टाइम पे तो ओपन रहता है, ये सारे प्रोसेसेस कराता है, O2 का एक्सचेंज कराता है, ट्रांसपिरेशन कराता है, और नाइट के टाइम के पे क्या होता है, ये बंद हो जाता है।
The immediate cause of opening and close of stomata is the change in turgidity of the guard cells. ये अब हम थोड़ा नीचे जब हम आगे इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि गार्ड सेल्स क्या होती हैं और किस तरीके से वो जो टर्जिडिटी है सेल्स की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल्स टूवर्ड्स द पोर और स्टोमेटल अपर्चर इज थिक एंड इलास्टिक. तो अब ये जो इनर वॉल होती है हर गार्ड सेल की वो मतलब उसमें मतलब पोर्स के टूवर्ड्स जो स्टोमेटल अपर्चर होता है वो क्या होती हैं, थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, यानी कि मतलब वो खींच सकती हैं. सो व्हेन टर्जिडिटी इंक्रीजेज विद इन द टू गार्ड सेल्स फ्लेंसिंग ईच स्टोमेटा अपर्चर और पोर. अब अगर टर्जिडिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो मतलब वो खुल रहे हैं, ठीक है. द थिन आउटर वॉल बल्ज आउट एंड द फोर्स इन द इनर वॉल इनटू क्रीसेंट शेप. तो अब ये जो है ये क्या कर रहा है, ये मतलब उसको बल्ज कर रहा है, मतलब उसको बल्ज आउट मतलब कि उसको बाहर निकाल रहा है और क्या कर रहा है, खोल रहा है. ये जब हम डायग्राम देखेंगे ना हम इसमें देखेंगे, ठीक है. द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो एडेड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स. तो सबसे पहले तो ये गार्ड सेल्स हैं, ये क्या है गार्ड सेल्स, ये क्या है स्टोमेटल अपर्चर है और ये माइक्रोफाइब्रिल्स है. तो देन वी हैव सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स. सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर ओरिएंटेड रेडिली रादर देन लॉन्गिट्यूडनली. तो अब ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ये रेडिली वो होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं इंस्टीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनली. तो अब ये क्या है, ये कराते हैं उस स्टोमा की ओपनिंग, मतलब इजीली उसको ओपन करवाते हैं. व्हेन द गार्ड सेल लॉस टर्जिडिटी. अब ये जो गार्ड सेल हैं, ये वाली जो गार्ड सेल हैं, जब इनकी टर्जिडिटी लॉस हो जाती है, यानी कि जो मतलब इनका जो रिजिडनेस है वो जब लॉस हो जाती है, जब पानी का लॉस होता है तब मतलब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में, तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं और ये जो सेल है ये फ्लैसिड हो जाती है, ठीक है, सिकुड़ जाती है बेसिकली. देन वी हैव यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ डोर्सीवेंट्रल डाइकॉट लीफ हैज़ अ ग्रेट स्टोमेटा. तो अब जो एक डाइकॉट की लीफ है, डाइकॉट की लीफ में जो डॉर्सल यानी नीचे की साइड है वहाँ पे क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. और जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स में क्या होता है कि ये आइसोबाइलेटरल होते हैं, यानी कि दोनों साइड्स में प्रेजेंट होते हैं लीफ के इक्वल अमाउंट में. सो ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो अब ये जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है इसमें बहुत सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और कई बार वो क्या करते हैं, वो मतलब एक उसके मतलब उसको अफेक्ट करने के एक एक्सटर्नल फैक्टर की तरह से भी वो होते हैं, काम करते हैं. सो पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, दूसरा है लाइट, तीसरा है ह्यूमिडिटी, फिर है विंड स्पीड. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं. सो प्लांट फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन इंक्लूड नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा. तो अब ये जो प्लांट के फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को. जो उसका नंबर होता है, मतलब कितने जो स्टोमेटा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. ठीक है, कि मतलब परसेंटेज कितना परसेंट जो स्टोमेटा है वो खुला हुआ है, या फिर जो वाटर का स्टेटस है प्लांट में कि कितने परसेंटेज में वाटर प्रेजेंट है, या वो कैनोपी स्ट्रक्चर, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं. ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ transpiration driven ascent of xylem sap depends mainly on the following physical properties of water. तो अब ये जो ट्रांसपिरेशन ड्राइवन एसेंट है कि ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है बेसिकली जाइलम में जो हो रहा है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो प्लांट हमें वाटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताई हुई हैं. पहला प्रॉपर्टी है कोहेशन का. कोहेशन मतलब होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन वाटर और वाटर का मॉलिक्यूल. उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज अडहेशन. अडहेशन होता है कि जो अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल का उसके पोलर सरफेस की तरफ, जैसे कि ट्रैकियल एलिमेंट हो गए उनकी तरफ उसका एडहेशन. तो ये क्या हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया वाटर का. तीसरा प्रॉपर्टी वाटर का है सरफेस टेंशन का. तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन वाटर इन गैसियस फेज. तो सरफेस टेंशन क्या होता है, ये इस एक बॉल मतलब लिक्विड को एक ड्रॉप की फॉर्म में चेंज करता है उसका सरफेस टेंशन. तो ये जो होता है ये लिक्विड फेज में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गैसियस फेज.
The next we have that these properties गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये पानी को बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स एंड हाई कैपिलैरिटी, द एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स। तो कैपिलैरिटी यही होता है कि उनके पास एबिलिटी होती है कि वो क्या है, राइज हो सके एक थिन ट्यूब में। देन इन प्लांट्स कैपिलैरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमर्स ऑफ ट्रैकियल एलिमेंट, दैट इज ट्रैकिया एंड वेसल एलिमेंट्स। तो अब ये जो प्लांट्स की कैपिलैरिटी होती है ये ट्रैकियर्स या फिर वेसिकल एलिमेंट्स की वजह से दो होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स वाटर। तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसमें पानी बहुत, मतलब पानी तो चाहिए ही चाहिए होता है। द सिस्टम ऑफ जाइलम वेसिकल फ्रॉम रूट टू लीफ वेन्स कैन सप्लाई द नीडेड वाटर। तो अब ये जो जाइलम वेसल्स है उसमें जो रूट्स होती हैं, ये जो लीफ की वेन्स होती हैं वो सप्लाई कर सकती हैं पानी को, ठीक है, मतलब जितना भी पानी चाहिए होता है। बट व्हाट फोर्स डज अ प्लांट यूज टू मूव वाटर मॉलिक्यूल इनटू द लीफ, दैट इज पेरेन्काइमा सेल्स वेयर दे आर नीडेड। तो अब क्या है कि ये जो जाइलम का सिस्टम है ये लीफ वेन में तो पानी को पहुंचा दे रहा है, लेकिन जो पेरेन्काइमेटिक सेल्स है वहाँ पे कैसे पहुंच रहा है पानी। So as water evaporates through the stromata, since the thin film of water over the cells is continuous, तो अब ये क्या है कि पानी जो है जैसे इवेपोरेट हो रहा है तो ये एक जो चेन है पानी के खींचने की वो बनी हुई है। तो ये किस चीज़ पे रिजल्ट करती है, ये पुलिंग, मतलब पानी के ऊपर को खींचने पे एक मतलब उसका जो रिजल्ट होता है यही होता है कि पानी क्या है ऊपर को खींच रहा है। तो जो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल ये ऐसा हो रहा है इसमें, किसमें, जाइलम में, लीव्स के। सो ऑल्सो बिकॉज ऑफ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर, क्योंकि जो वाटर वेपर है उसका बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन नहीं होता है एटमॉस्फेयर में, बहुत कम कंसनट्रेशन होता है इन कंपैरिजन टू सब स्टोमेटल कैविटी, मतलब सब स्टोमेटल कैविटी के कंपैरिजन में, एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सराउंडिंग एयर। तो अब सब स्टोमेटल कैविटी जो होती है इंट्रासेल्युलर स्पेस की वो क्या करती है, डिफ्यूज़ करती है, मतलब डिफ्यूजेस इनटू सराउंडिंग एयर। तो वो सराउंडिंग एयर के साथ डिफ्यूज़ हो जाता है पानी और ये एक पुल को क्रिएट करता है। सो मेजरमेंट्स रिवील दैट फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन क्रिएट अ प्रेशर सफिशिएंट टू लिफ्ट अ जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स हाइट। तो अब ये मतलब ये मेजरमेंट और ये जो भी हैं हमने सब करा करू के ये रिवील कर दिया कि जो जाइलम है वो 130 मीटर हाइट तक क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, पानी को खींच सकता है। तो हमारे पास एक ये दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें वाटर मूवमेंट एक लीफ में दिखाया है। जो इवेपोरेशन है लीफ का वो जब हमने सेटअप किया, किसमें, हमने प्रेशर ग्रेडियंट पे सेट किया, जो आउटसाइड एयर है और जो एयर स्पेस है लीफ के अंदर। तो ये जो ग्रेडियंट है ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसमिट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब सेल का। तो वाटर क्या है, ये जाइलम में फिल हो रहा है। तो ये है जाइलम, ये क्या है, गार्ड सेल्स, यहाँ पे पानी आ रहा है, ये पेलिसेड सेल्स हैं इस तरीके से। Then we have the next topic which is transpiration and photosynthesis are compromise. So transpiration has more than one purpose. तो ट्रांसपिरेशन के एक से ज़्यादा पर्पस है। पहला है क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। तो ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन पुल को जनरेट करता है जिससे पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी को सप्लाई करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो ट्रांसपोर्ट है मिनरल्स का सॉइल से वो अलग अलग पार्ट्स में होता है। जो लीफ होती है उसको ठंडा रखता है, 10 से 15 डिग्री जो है, इतना ज़्यादा कम, मतलब 10 से 15 डिग्री तक ठंडा कर सकता है इस इवेपोरेटिंग कूलिंग करके। और ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है जो स्ट्रक्चर है प्लांट का उसे, बाय कीपिंग सेल्स टर्जिड, यानी सेल को टर्जिड रख के उसका शेप और स्ट्रक्चर जो है प्लांट का वो बना के रखता है। सो एन एक्टिवली फोटोसिंथेसिस प्लांट हैज़ एन इंस्टाटेबल नीड फॉर वाटर। तो अब ये जो एक्टिवली जो फोटोसिंथेटिक, जिसमें इंस्टेंटली फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी एक्टिव है जो
प्लांट जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पानी की। फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और अगर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है तो फोटोसिंथेसिस कम हो सकती है, फोटोसिंथेसिस ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, तो ये अफेक्ट हो रही है इस वजह से। Can be swiftly depleted by transpiration. The humidity of rainforest is largely uh, due to this vast cycling of water from roots to leaf to atmosphere and back to the soil. तो ये जो ह्यूमिडिटी है रेन फॉरेस्ट की, ये इसी वजह से होती है कि वाटर साइकिलिंग जो है वो मेंटेन रहती है, ज़मीन से पानी क्या है ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू ऊपर गया एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से फिर वापस सॉइल में आया। So the evolution of C4 photosynthetic system is probably one of the strategies for maximizing the availability of CO2. तो अभी जो C4 फोटोसिंथेसिस का सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ये जो है ये स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें जो अवेलेबिलिटी है CO2 की वो मैक्सिमाइज़ की जाती है ताकि जो पानी का जो लॉस है वो सबसे कम हो C4 में, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा और पानी का लॉस कम हो। तो जो C4 प्लांट हैं वो C3 प्लांट से दोगुना ज़्यादा इफ़िशिएंट इफ़ेक्टिव होते हैं CO2 को फिक्स करने के टर्म्स में। तो जो C4 प्लांट होते हैं वो आधा पानी इस्तेमाल करके इन कंपैरिजन टू C3 के कंपैरिजन में सिर्फ आधा पानी लॉस करते हैं और सेम अमाउंट ऑफ CO2 को फिक्स करके देते हैं। सो देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि C4 प्लांट्स आर मोर एडवांस इन कंपैरिजन टू C3, दैट C4 प्लांट आर मोर एडवांस than C3. Then we have the next, which is uptake and transport of mineral nutrients. So a plant obtain their carbon and most of their oxygen from CO2 in the atmosphere. तो अब जो प्लांट अपना C6 मतलब जो ग्लूकोज C जो मतलब वो जो ग्लूकोज बनाने के लिए यूज़ करता है, ठीक है, कार्बन को, और ऑक्सीजन जो यूज़ करता है वो CO2 से है जो होता है उसको फिक्स करके करता है। हाउएवर देयर, तो दैट्स बेसिकली C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज। तो ये जो है ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट उसको होती है जो ये पानी से और मिनरल से सॉइल से वो पूरा कर लेता है। नाउ अपटेक ऑफ मिनरल्स, मिनरल आयन का अपटेक कैसे होता है, हैव अपटेक ऑफ मिनरल आयंस। तो अपटेक कैसे होता है मिनरल आयंस का, अनलाइक वाटर ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय रूट्स। तो जैसे जितने भी मिनरल्स होते हैं ना वो पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जैसे कि वाटर क्या है आराम से पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहा है, मिनरल्स नहीं हो पाते वैसे। सो टू फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस, तो इसके लिए दो फैक्टर्स लगते हैं। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज्ड पार्टिकल्स या आयंस विच कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो अब ये जो मिनरल्स है ये पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, उसका पीछे का पहला रीज़न तो यही है कि वो क्या है, वो चार्ज्ड है। सेकेंड रीज़न ये है कि द कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल इन द सॉइल इज़ यूजुअली लोअर देन द कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल इन द रूट। तो सॉइल में जो है मिनरल की जो कंसनट्रेशन है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू रूट, ठीक है। Therefore, most mineral must enter the root by active absorption. इसीलिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो मिनरल है वो रूट्स में एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जा रहा है साइटोप्लाज्म में, जो उसकी एपिडर्मल सेल्स हैं। दिस नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो अब इसको क्या चाहिए होता है, इसको एनर्जी चाहिए होती है ATP के फॉर्म में। द एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट्स। तो अब ये जो एक्टिव अपटेक है आयंस का, यानी कि जिसमें ATP खर्च हो रही है और फिर जो आयंस हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये इस वजह से होता है कि जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड देयरफॉर फॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस सम आयंस ऑल्सो मूव इनटू द एपिडर्मल सेल्स पैसिवली। तो अब क्या होता है कि ये जो अपटेक है पानी का ऑस्मोसिस के टाइम पे वो हो रहा है, मतलब वो पैसिवली इस वजह से हो रहा है कि जो आयंस हैं वो मूव हो रहे हैं पैसिवली, ठीक है।
आयन्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो आयन्स हैं वो सॉइल से एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर सेल्स एक्टिवली पंप आयन फ्रॉम द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। तो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रूट हेयर्स की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये जो एक्टिव पंप है आयंस का वो चलाते हैं और क्या करते हैं, जो सॉइल है उससे आयंस को साइटोप्लाज्म में भेजते हैं एपिडर्मल सेल्स के। लाइक ऑल सेल्स द एंडोडर्मल सेल्स हैव मैनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे कि जो एंडोडर्मल सेल्स हैं उसमें क्या है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट हैं जो कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो सोल्यूट होता है उसको मेम्ब्रेन के क्रॉस पास होने देते हैं और दूसरों को नहीं होने देते। Then we have transport protein of endodermal cells are control points where a plant adjusts the quality and type of solute that reach the xylem। तो ये जो ये वाला एक जो पॉइंट होता है इंडोडर्मल सेल्स का, ये कंट्रोल पॉइंट होता है। ये देखता है कि किस क्या क्वांटिटी में जो प्लांट है उसको ज़रूरत है और किस तरीके का सोल्यूट जो है वो xylem में पहुंचना चाहिए। So that the root endodermis, because of the layer of suberin, has the ability to actively transport ion in one direction only। तो इसमें क्या होता है, जो रूट एंडोडर्मिस होती है, क्योंकि उसमें क्या है सुबरिन लेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, इसके पास एक एबिलिटी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने की, वो भी सिर्फ एक डायरेक्शन में। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स। तो अब ट्रांसपोर्ट तो हो गया कि एब्जॉर्ब तो हो गए वो। आफ्टर द आयंस हैव रीच्ड जाइलम, अब जाइलम में पहुंच गए हैं ये एक्टिव और पैसिव अपटेक से। अब क्या हो रहा है इनका, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से their further transport up to the stem to all parts of the plant is through transpirational stream। अब ट्रांसपरेशनल स्ट्रीम के थ्रू क्या है, ये जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के स्टेम के उनमें फिर ये पहुंचते हैं। द चीफ सिंक फॉर द मिनरल एलिमेंट आर द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। तो अब इसका जो चीफ सिंक है, यानी कि जो मेजरली ये प्लांट मतलब सोर्स से सिंक में जा रहे हैं बेसिकली, तो ये इनका होता है ग्रोइंग रीजन की जो एपिकल है या फिर लेटरल मेरिस्टम है, वहाँ पे बेसिकली मिनरल एलिमेंट्स जाते हैं यंग लीव्स में या फिर डेवलपिंग फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, सीड्स में या स्टोरेज ऑर्गन्स में। अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस अकर एट द फाइन वेन एंडिंग थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक ऑफ द सेल्स। तो ये मिनरल्स की अनलोडिंग किस वजह से हो रही है, ये जो वेन्स होती हैं उनकी जो एंडिंग होती है उसमें डिफ्यूजन के थ्रू होती है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ मिनरल आयंस आर फ्रीक्वेंटली रीमोबलाइज्ड पर्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर टू सेनेसेंट पार्ट। तो अब जो मिनरल्स होते हैं वो क्या है, वो रीमोबलाइज होते हैं। जैसे कोई एक प्लांट का पार्ट है जो कि सेनेसेंट मतलब फॉर एग्जांपल एक लीफ है जो अब झड़ने वाली है, वो पुरानी हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा ना, धीरे धीरे सारे मिनरल्स का विड्रॉल होगा और वो यंग पार्ट के ओर जाएंगे। सो जो ओल्डर डाइंग लीव्स होती हैं वो अपना सारा कंटेंट यंग लीव्स को पहुंचा देती हैं। सिमिलरली बिफोर लीव फॉल इन डेशियस प्लांट मिनरल्स आर रिमूव टू अदर पार्ट्स। तो ये जो डेसिडुअस प्लांट्स होते हैं जिनमें लीफ फॉल होता है, तो उनमें क्या होता है, वो लीफ से सारा का सारा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके उसको दूसरे पार्ट्स में क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं तब तक। सो एलिमेंट्स मोस्ट रेडिली मोबिलाइज आर, तो जो एलिमेंट्स जो कि बहुत आसानी से मूव कर लेते हैं वो क्या होते हैं, वो फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है और पोटेशियम होता है। और जो कैल्शियम होता है वो, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, कैल्शियम पैक्टेट जो है वो सेल वॉल बनाने में हेल्प कर रहा है, तो वो क्या है, वो रीमोबलाइज नहीं हो पाता, वो नॉन रिमोबाइजेबल है। Then we have the next which is an analysis of xylem exudate shows that though some of the nitrogenous travel as inorganic ions, much of it is carried in the organic form as amino acid and related components। तो अब हमने जो xylem का exudate किया था, उस मतलब जो xylem है उसका जो हमने सैप निकाला था, तो हमने उसमें देखा कि उसमें क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स तो ट्रैवल कर ही रहे हैं और इनऑर्गेनिक आयंस भी ट्रैवल कर रहे हैं, और ये जो ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं ये अम्यूनो एसिड्स हैं और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। सो सिमिलरली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पी एंड एस, यानी कि फॉस्फोरस और सल्फर के स्मॉल अमाउंट जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कैरी करता है।
In addition, small amount of exchange of material does take place between xylem and phloem. और क्या है कि जो कुछ छोटे छोटे अमाउंट हैं उसमें जो xylem है और phloem है वो क्या हो रहा है, वो मूव हो रहा है. Then we have the next which is hence it is not that we can clearly make distinction and say categorically that xylem transports only इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ओनली ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट. तो जैसे कि हमने जाइलम का जो सैप निकाला उसमें हमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिले, तो हम सिर्फ ये चीज़ नहीं कह सकते कि जो जाइलम होता है वो सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या मिनरल्स को कैरी करता है, वो ऑर्गेनिक को भी कैरी कर सकता है. सेम अप्लाइड फॉर फ्लोएम. अच्छा, सेम इज़ नॉट अप्लाइड फॉर फ्लोएम. जो फ्लोएम है वो सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल को ही ट्रांसपोर्ट कराएगा, जबकि जो जाइलम है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को ट्रांसपोर्ट करा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या है कि सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है. फूड प्राइमरीली सुक्रोज. तो सुक्रोज जो है वो क्या कर रहा है, इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक. सोर्स है इसमें लीफ और सिंक क्या है, रूट्स. तो सुक्रोज का बेसिकली मूवमेंट हो रहा है. यूजुअली द सोर्स इज अंडरगोन टू बी दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच सिंथेसाइज द फूड. तो सोर्स वो प्लांट है जहाँ पे प्लांट फूड का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, जो कि लीफ है. और सिंक वो पार्ट है जहाँ पे स्टोर हो रहा है, जो कि रूट्स है. बट द सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स्ड डिपेंडिंग ऑन द सीजन और द प्लांट्स नीड. अब ये जो सोर्स और सिंक है ये रिवर्स्ड हो सकते हैं, यानी कि जो रूट्स हैं वहाँ से भी लीफ की तरफ को जा सकता है फूड. तो ये डिपेंड करता है कि प्लांट की क्या नीड है या प्लांट का क्या सीजन चल रहा है. सो शुगर स्टोर्ड इन रूट्स में बी मोबिलाइज टू बिकम अ सोर्स ऑफ फूड in the early spring when the birds of trees act as sink. तो ये जो शुगर स्टोर है जो हमारी रूट्स में है वो शुगर रूट्स से बर्ड्स की ओर आ सकती है. जब प्लांट की नई नई जो बर्ड्स होती हैं, कलियाँ होती हैं, वो खिल रही होती हैं, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, अपना जो डेवलपमेंट करने के लिए, जो फोटोसिंथेसिस के अपर्चर्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए. सिंस द सोर्स सिंक रिलेशन इज़ वेरिएबल. अब ये जो सोर्स और सिंक की रिलेशनशिप है ये वेरिएबल है, यानी कि हम फिक्स नहीं कह सकते कि यहाँ से यहीं हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन. तो ये जो डायरेक्शन, ये जो इसका मूवमेंट होता है फ्लोएम का, वो क्या है, वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, मतलब वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है. सो दिस कॉन्ट्रास्ट विथ दैट ऑफ जाइलम वेयर द मूवमेंट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. तो ये इस चीज़ से कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि अलग है जाइलम से, क्योंकि जाइलम का सिर्फ एक ही यूनिडायरेक्शन फ्लो हो रहा है रूट से ऊपर लीफ के लिए, तो सिर्फ अपवर्ड है, वो अपवर्ड ही है वो. हेंस अनलाइक वन वे फ्लो ऑफ वाटर इज ट्रांसपिरेशन. तो ये एक वे फ्लो होता है ट्रांसपिरेशन के लिए. जो फ्लूइड होता है यानी फ्लोएम सैप होता है, उसको जिस डायरेक्शन में उसकी ज़रूरत होगी वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा. एज सून एज देर इज शुगर एंड अ सिंक इज़ अवेलेबल टू यूज़. एंड अगर मतलब जब तक कि सोर्स है जहाँ पे शुगर बन रही है, और सिंक जो अवेलेबल है जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं शुगर को. सो फ्लोएम सैप इज़ मेनली water and sucrose, but other sugar, hormones and amino acid are also ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम. तो जो फ्लोएम सैप होता है उसमें मेनली क्या है, वाटर प्रेजेंट है और सुक्रोज प्रेजेंट है, लेकिन ये जो शुगर्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, अम्यूनो एसिड्स हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ट्रांसलोकेट हो सकते हैं फ्लोएम के थ्रू. It started with the pressure flow or mass flow hypothesis. So the accepted mechanism used for translocation of sugar from source to sink is called pressure flow hypothesis. तो वो hypothesis जिसमें शुगर जो है वो क्या है, सोर्स से सिंक की ओर जा रही है, ये प्रेशर हाइपोथेसिस है. सो एज ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट द सोर्स, मतलब बाय फोटोसिंथेसिस. तो सोर्स क्या है हमारा, लीव्स में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ. अभी किस में कन्वर्ट होगा, ये सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ, और ये जो शुगर है फिर कहाँ मूव हो रही है,
ये मूव हो रही है शुगर सुक्रोज़ से उसकी कंपेनियन सेल्स में, और फिर ये जो है ये क्या कर रहा है, ये लिविंग फ्लोएम में जा रहा है। जो लिविंग फ्लोएम है वो क्या है, सीव ट्यूब है, जहाँ पे क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सो दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट अ सोर्स प्रोड्यूसेस अ हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम। तो अब ये जो कंडीशंस होती हैं ये क्या करती हैं ना, ये जो सोर्स होता है वो प्रोड्यूस करती हैं और हाइपरटोनिक कंडीशंस को प्रोड्यूस करती हैं। So what is the adjacent xylem moves into the phloem by osmosis। तो जो वाटर है वो क्या है, वो adjacent xylem में फ्लो करता है, किससे, मतलब फ्लोएम में फ्लो करने लग जाता है जाइलम से ऑस्मोसिस के थ्रू। क्योंकि जैसे ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो अब ये फ्लोएम है, इसमें क्या है, कंसंट्रेशन हाई है, जाइलम में कंसंट्रेशन लो है, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का इधर ट्रांसपोर्टेशन होने लग जाएगा ऑस्मोसिस से, क्योंकि हमने ऑस्मोसिस में यही पढ़ा था कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगता है ना। तो यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन हाइयर है, तो वो उस तरफ जाएगा। सो एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड्स अप द फ्लोएम सैप विल मूव टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। तो अब इसमें क्या हो रहा है, एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस्ड। तो अब जो सिंक होता है यानी कि जो रूट्स हैं वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चाहिए। सो अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सैप। तो अब हमें फ्लोएम के सैप से बाहर निकालने के लिए क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कराना पड़ेगा, वो होता है। और ये जो शुगर है फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में, स्टार्च में और सेल्यूलोज में। तो हम देखो यहाँ से ग्लूकोज जो था पहले वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो रहा था, और फिर वापस स्टोर होने के लिए वो किस अपनी वापस वाली अपनी पुरानी फॉर्म में आ रहा है, अपनी पुरानी फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है, वापस वो स्टार्च वाली फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो वो स्टार्च वाली फॉर्म में आ गया। सो एज शुगर आर रिमूव्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द फ्लोएम। तो जैसे जैसे जो शुगर है वो रिमूव होती है तो क्या होता है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कम होते रहता है, तो फिर वापस क्या है, वापस से फ्लोएम से वाटर बाहर को मूव होता है। टू समराइज द मूवमेंट ऑफ शुगर इन द फ्लोएम बिगिंस एट द सोर्स। तो अब ये जो इसकी समरी है, ये जो शुगर की मूवमेंट की समरी है वो यही है कि जो फ्लोएम है उससे ये शुरुआत में सोर्स से आती है, उसके बाद ये एक्टिवली लोड होती है सीव ट्यूब्स में। उसके बाद जो ये फ्लोएम है ये क्या करता है, इस एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के से फैसिलिटेट होकर इसका मास मूवमेंट कराता है। उसके बाद जो ये फ्लोएम टिश्यू है ये सीव ट्यूब्स के बनी हुई होती हैं, जो उसके बाद क्या है, लॉन्ग कॉलम्स और जिसमें होल्स प्रेजेंट है, उसके मतलब जो एंड्स है उसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम सीव प्लेट्स कहते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं ये कहाँ से पास होते हैं, इन्हीं होल्स से पास होते हैं। सो फॉर्मिंग कंटिन्यूस फिलामेंट्स, और क्या बनाते हैं कंटिन्यूस फिलामेंट्स बनाते हैं। एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम इंक्रीजेस। जैसे जैसे जो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो सीव ट्यूब में इंक्रीज़ हो रहा है, जो प्रेशर है वो क्या है, प्रेशर फ्लो क्या हो रहा है, बिगिन मतलब प्रेशर फ्लो शुरू हो रहा है, और जो सैप है फिर वो मूव होता है फ्लोएम में। मीनवाइल एट द सिंक इंक्रीजिंग इनकमिंग शुगर आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फ्लोएम। और इसमें क्या होता है, सिंक में क्या होता है कि जो शुगर आ रही होती है वो एक्टिवली वहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम में, और फिर रिमूव होती है वहाँ से एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। तो एक अ लॉट ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस अ हाई एनर्जी पोटेंशियल इन द फ्लोएम। तो ये जो सोल्यूट्स होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत हाई पोटेंशियल वाटर का फ्लोएम में डेवलप कर देते हैं। सो एज वाटर पासेज आउट, जैसे जैसे पानी जो है इनसे बाहर आता है, रिटर्निंग इवेंचुअली टू जाइलम। तो क्या है, ये वाटर वापस से कहाँ पे आ जाता है, जाइलम में आ जाता है। तो इसके लिए हमने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो जो टिश्यू है जो फूड लेने के लिए मतलब जो फूड ट्रांसपोर्ट करती है वो फ्लोएम है। तो इसमें हमने क्या किया, एक ट्रंक में एक ट्री की जो बार्क रिंग थी उसमें हमने क्या किया, फ्लोएम की लेयर को अच्छे से रिमूव कर लिया। तो अब फूड तो नीचे जा ही नहीं पा रहा है, तो एब्सेंस ऑफ फूड में क्या हुआ कि मतलब जो रिंग्स थी जहाँ पर को काटा था हमने वो बहुत ज़्यादा फूल गया, दैट बिकेम स्वॉलो हो गया, मतलब वो
फूल गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमें ये पता चलता है कि जो फ्लोएम है एक टिश्यू में वो फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये फूड को एक डायरेक्शन में लेके आता है रूट्स की तरफ को। और ये हम भी ये एक्सपेरिमेंट बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। हमें एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये जो है ना फिगर, मतलब ये क्या है कि ये एक ट्री है। सपोज दैट ये एक ट्री है, ठीक है। अब ये ट्री का ट्रंक है एक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस ट्री में इस फ्लोएम के एरिया, जाइलम के एरिया को निकाल दिया। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये जो था ये ऐसे हो गया, मतलब ये वाला जो एरिया था ये फूल गया, मतलब इस तरीके से यहाँ पे कलेक्ट हो गया फूड, और ये कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। ये तो बेसिकली हुआ ये कि ये जो है ये जो है ये इस तरीके से बाहर को बल्ज आउट हो गया। तो हमें पता चल गया कि जो ये है फूड, ये एक डायरेक्शन में कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। नाउ वी हैव दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। इसकी समरी में हमें ऐसा कुछ खास दिया नहीं है। वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल. So meet you in the very next video with another chapter of NCERT. Till then, keep revising. Thank you.